हेलो फ्रेंड्स, मैं इमाम आदिल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने पढ़ा था एंगल के बारे में और हमने कुछ एंगल के ऊपर क्वेश्चन भी किए थे, जो हमने 3 एंगल पहले वीडियो में पढ़ा था। तो आज पार्ट 3 आप लोगों के साथ में ज्योमेट्री का ये है कि आज हम लोग मिरर कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आज हम लोग ट्राइंगल को स्टार्ट करेंगे। तो मिरर कॉन्सेप्ट दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो पैरेलल मिरर अगर हो, एक तो पैरेलल मिरर हो और दूसरा परपेंडिकुलर हो। कैसा हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सॉरी, एक आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये वाला। तो एक दूसरे के लंबवत हो और एक दूसरे के समानांतर हो। दो मिरर यानी दो समतल मिरर एक दूसरे के समानांतर हो या एक दूसरे के लंबवत हो, तब उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पैरेलल मिरर के बारे में देख ले। पैरेलल मिरर के बारे में क्या है कि देखिए, अगर पैरेलल मिरर क्या है, देखिए अगर मान लीजिए एक मिरर, ये मिरर M जो है, इसका नाम मिरर M है, ठीक। और एक दूसरा मिरर है जिसका नाम आपका मिरर M2 है। इसके पहले यहाँ पे समझने से पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि याद रखिए कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे, चाहे 12th में आप लोग वेब ऑप्टिक्स छोड़ के नहीं, जो लेंस ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए जब भी एक, या 10th में आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, कि जब भी कोई समतल पर एक प्रकाश की किरण आती है तो परिवर्तन होकर उसी डिग्री से लौट जाती है। जिस डिग्री से प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है उसी डिग्री से वो लौट जाती है। और जब ये लंबवत बीच में है, ये लंबवत एक लंब खींचा जाता है, तो यहाँ पे साइन आई इंसिडेंट रे बनता है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट रे बनता है आर। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो याद रखिएगा ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ से हम 30 घटा दिए तो ये भी 60, और ये जब ये 30 तो ये भी 30, तो यहाँ से यहाँ 90, इसको भी 30 घटा देते ये भी 60। तो याद रखिएगा कि जब ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ये मेन है। मान लीजिए कोई मिरर है और कोई इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, इसे आपतित किरण यहाँ पे आके पड़ी, इसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। इंसिडेंट रे जब यहाँ पे आके पड़ी और इसे रिफ्लेक्ट रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्ट रे यानी परावर्तित किरण, ठीक है। तो जब आपतित किरण किसी समतल पर आकर पड़ती है तो जो कोण यहाँ बनाती है यानी पढ़ते समय, वही कोण रिफ्लेक्ट होते समय बनाती है यानी परिवर्तित होते समय बनाती है। साइन आर और साइन आई और साइन आर हमेशा बराबर होता है। तो याद है कि जब ये दोनों बराबर तो ये और ये भी बराबर, ठीक है। अब बस इसका उपयोग कैसे कर लेंगे मिरर कॉन्सेप्ट में, देखिए इसका यूज कैसे करेंगे मिरर कॉन्सेप्ट में। हमने बोला मिरर 1 जो है वो मिरर 2 के परपेंडिकुलर पैरेलल है। मिरर 1 जो है मिरर 2 के पैरेलल है। तो क्या करेंगे, याद रखिएगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा हमेशा बराबर होगा, ये वाला थीटा और हमेशा ये वाला थीटा बराबर होगा। तो याद रखिए जब ये आपको निकालना हो तो 180 माइनस थीटा कर दीजिएगा, 180 माइनस 2 थीटा कीजिएगा, ये आपका निकल जाएगा। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। मिरर कॉन्सेप्ट आपने देखा कि ये और ये एंगल बराबर होगा, ये भी एंगल बराबर होगा और ये भी एंगल बराबर होगा। याद रखिएगा ये बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे भी गिरेगा तो ये वाला बराबर होगा थीटा और ये भी थीटा बराबर होगा। वैसे यहाँ जाएगा तो ये भी थीटा बराबर होगा और ये भी थीटा। तो ऐसे करके जहां तक जाएगा ये सब एंगल हमेशा बराबर होते जाएंगे। और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा होगा। ये भी एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। और ये भी एंगल आपका 180 माइनस 2 थीटा होगा, यानी थीटा का दुगुना, क्योंकि 2 को थीटा घटाना पड़ेगा 180 में से, क्योंकि यहाँ पे पूरा 180 बनता है। जब ये 2 को घटाएंगे तब ना ये निकलेगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए इस पर हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए ये 2 मिरर है, 2 दर्पण है, इसे M1 दर्पण और ये M2 दर्पण, और ये समतल दर्पण है,
और ये आई हमारी प्रकाश की किरण, ये 38 डिग्री के कोण पे आई और फिर परिवर्तित हुई और फिर गिरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो थीटा है इसका वैल्यू क्या होगा, इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप अभी जानते हैं, आपको अभी एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये जो जितना यहाँ पे एंगल है यानी जितना आपतित होगा, जितना वो गिरेगा, उसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट करेगा, यानी यहाँ पे भी 38 डिग्री का एंगल बनेगा। जब यहाँ 38 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी 38 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, यानी सब बराबर। जब यहाँ 38 तो यहाँ भी 38। अब ये दो निकल गया तो ये आसानी से निकल जाएगा, यानी 180 माइनस 2 थीटा हमको निकालना है। तो देखिए 180 माइनस 2 गुना 38, 38 का 2 कीजिएगा तो 40, 80 में से 2 कम यानी 78। जब इसको घटाइएगा तो 102 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यही वैल्यू दिया है, ये कुछ नहीं, हमको ये पता नहीं है क्या है, अगर यही वैल्यू हमको दिया 38 और हमको ये थीटा निकालना है तो डायरेक्ट हम यहाँ से रख देंगे वैल्यू, यानी 180 माइनस 2 थीटा जो है वो इसके लिए आता है, तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं 180 माइनस 2 इंटू 38। तो आप ऐसे करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये एक मिरर का कॉन्सेप्ट हो गया। जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तब आप क्या करेंगे। अब देखिए जब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर, ये तो आपको पैरेलल था यानी समानांतर था, तब आपने क्या करना है वो आपने समझा। अब जब दोनों अगर एक दूसरे के लंबवत हो, मान लीजिए हमने क्वेश्चन बताया कि जो मिरर 1 है या देखिए जो ये मिरर 1 है, जो ये मिरर 1 है ये हमेशा लंबवत किसके है, परपेंडिकुलर किसके, मिरर M2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन इसको कैसे डील कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपका मिरर हो गया, यानी ये मिरर M1 परपेंडिकुलर किसके है, मिरर M2, मिरर M2 के, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, याद रखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये मिरर 1 परपेंडिकुलर किसके है, M2 पे, क्योंकि M2 पे ही सीधा लंबवत खड़ा है, इसलिए मिरर 1 परपेंडिकुलर M2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे, अगर यहाँ पे कोई प्रकाश, सूरज है, यहाँ पे सूरज है, मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, और इससे लाइट आके यहाँ गिरा, इससे लाइट आके यहाँ गिरा, और गिरने के बाद ये प्रकाश यहाँ आया और यही प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्ट करके निकल गया। यही प्रकाश यहाँ पे कैसे करके निकल गया, रिफ्लेक्ट करके निकल गया। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देख सकते हैं आप इसको ऐसे बनाइएगा। देखिए इसके लिए 90 माइनस थीटा कीजिएगा, और जो यहाँ पे कोण बनेगा वही यहाँ पे भी कोण बनेगा, यहाँ पे भी आप क्या कीजिएगा, 90 माइनस थीटा कीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे जो थीटा होगा वही यहाँ पे भी थीटा होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, 180 माइनस थीटा कीजिएगा, 2 थीटा कीजिएगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 थीटा कीजिएगा। कितना कीजिएगा, 2 थीटा। ठीक, तो ये आपका एंगल बनता है परपेंडिकुलर के लिए। मान लीजिए एक सन है, यहाँ से इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे गिरा, और गिरने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ पे गिरा, और फिर रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल गया। तो यहाँ पे रखिए कि जब पहला यहाँ पे इंसिडेंट रे बनेगा, यानी इंसिडेंट कोण बनेगा, यानी आपतित कोण जो यहाँ पे बनेगा वो हमेशा 90 माइनस थीटा का बनेगा, और जब ये 90 माइनस थीटा तो इसके सामने वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये जो कोण बनेगा ये हमेशा 2 थीटा रहेगा। याद रखिएगा परपेंडिकुलर वाला पे हमेशा 2 थीटा, और जो नीचे होगा यानी जो क्षैतिज में होगा, जो क्षैतिज में होगा उसके साथ थीटा थीटा, और ये माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, वो आप लोग देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए एक एंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए परपेंडिकुलर था, दो परपेंडिकुलर हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे, यानी लंबवत का बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये मिरर M1 है और एक मिरर ये रहा, ये मिरर आपका M1 हो गया और ये मिरर आपका M2 हो गया। ठीक, बोला मिरर M1 परपेंडिकुलर है मिरर M2 पे, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। ठीक है, उसके बाद एक और देखिए, इसके बाद
क्या बोला कि ये एक प्रकाश की किरण यहाँ पे आके पड़ती है और यहाँ पे आके पड़ती है और ये निकल जाती है, तो ये अगर 38 डिग्री का है, ठीक है, तो बोल रहा है इस थीटे का वैल्यू क्या होगा, हाउ मच, इस थीटे का वैल्यू क्या होगा। तो आपको अभी बताए थे कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी बताए थे कि मान लीजिए ये दोनों मिरर था, ये मिरर M1 हो गया और ये मिरर आपका M2 हो गया, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आगे पड़े और ऐसे आगे पड़े और फिर ऐसे निकल गए, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा और यहाँ पे जो थीटा बनेगा और यहाँ पे 180 माइनस थीटा आपको अभी बताए थे, और ये आपका 2 थीटा था, और यही जो थीटा होगा ये 90 में से घटा देंगे, यानी 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको अभी बताया था कि ये थीटा जो बनेगा यहाँ पे उस 90 में से थीटा को घटा देंगे तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये थीटा बराबर कितना बढ़ रहा है, 38 बन रहा है, और यहाँ पे हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 90 माइनस 38 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 90 माइनस 38 की जगह यानी 40, 2 और 8 में से 3 गया तो 5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग त्रिभुज की तरफ चलते हैं। ये आपका रहा जितना भी कंपटीशन में, इससे ज़्यादा हमको लगता है इससे, हाँ एक और एक कॉन्सेप्ट रह गया, उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दें, ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देखिएगा। अगर मान लीजिए ऐसे दिया है, एक त्रिभुज हो गया, ठीक, और फिर एक ऐसे दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी, ये ई और ये आपका एफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, चलिए अब आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर क्या होगा, यानी 6 कोण का वैल्यू क्या होगा। ये आपसे कोई पूछे अगर 6 कोण का वैल्यू क्या होगा तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा आप इसको आप जोड़ेंगे, निकालेंगे, ठीक है। उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया है कि इतना करने से अच्छा है एक ट्रिक आपको बता देते हैं। ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से जानिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि n माइनस 4 इंटू 360, ये n माइनस 4 इंटू 360 आपका ये ट्रिक हो जाएगा, और फिर आप इसको इसी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि ये जो ट्रिक था, ट्रिक क्या था आपका, देख लीजिएगा। ट्रिक n माइनस 4 इंटू 180, n माइनस 4 इंटू 180। आप ये 8th का जब बुक पढ़ेंगे 8th में, तो 8th के बुक में एक ऐसा एक ट्रिक दिया हुआ है n माइनस 4 इंटू 180, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको इतना करना है, ये 20, ये 20, तो ये 360, ये मतलब 180 हो जाएगा, और 180 और ये भी 180, तब इसको जोड़ेंगे तो 180 हमको पता था, तब हम निकाल दिए हैं। अगर हमको ये नहीं पता, त्रिभुज न देके ऐसे ऐसे दे दिया जाए, जैसे हम एक और एग्जाम्पल आपसे लेके आपको समझाएंगे, तब आप वहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमको पता था 360, क्योंकि 2 त्रिभुज का है तो 180 होता है एक त्रिभुज का, और 2 त्रिभुज का जोड़ेंगे तो 360 होगा, ठीक, ये हमको पता था। परंतु अगर इससे कम कर दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 5 7 दे दे, इवन नंबर में अगर देने लगे तब क्या किया जाएगा, उस पर टेंशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक को देखेंगे। अब इस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, तो n जो है वो हमेशा कोण है, क्या है, कोण, कोण की संख्या, कोण की संख्या, यानी कोणों की संख्या है। n क्या है, कोणों की संख्या। तो देखिए कोणा का है, 1 2 3 4 5 6, कितना कोण, 6 गो कोण है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, यानी n का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं, यानी 6 माइनस 4 इंटू 180, ठीक है। तो देखेंगे 2 इंटू 180 यानी कितना हो गया, 360 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लिए। तो इससे यानी ट्रिक से भी निकल जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे आधारित, तो थोड़ा आप लोग को ज़्यादा बेटर से समझ आएगा। अगर हम लोग स्टार बना लेते हैं, एक स्टार बनाते हैं, जैसे कि अब देखिए ये आपका ए,
बी सी डी ई। अब आपसे कोई पूछ रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई का वैल्यू क्या होगा। तब अब दिक्कत है, अब दिक्कत ये रहा कि आपको इसमें पता नहीं है कि त्रिभुज यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ ऐसे एक बन रहा है, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसमें तो दो त्रिभुज तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, परंतु यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं है और क्लियर भी नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि n बराबर क्या था, कोणों की संख्या। तो कोण की संख्या कितनी है 5, यानी हम रखेंगे n-4, यानी n-4 इंटू 180 पे रखेंगे, n-4 180 पे रखेंगे, यानी 5 में से 4 गया और इंटू 180, ठीक है। तो कितना होगा 1 इंटू 180 बराबर यानी 180 डिग्री, याद रखिएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री इसका वैल्यू होगा। अब एक नया इस पे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 180 डिग्री आ गया, अगर यही हमको ऐसे दे दिया है, मान लीजिए अगर 7 एंगल के बारे में दे दिया, n बराबर 7 दे दिया हो, तब क्या करेंगे। तो n अगर 7 दिया हो तो 7 - 4 इंटू 3 जो आपका है, तो 18 3 अगर 3 हो गया, अब 180, 18 3 54 यानी 540 डिग्री, ठीक है, 540 डिग्री। तो ये आपका एंगल के बारे में हो गया कि ऐसे अगर एंगल दे दिया है तो आपका एक फॉर्मूला आपको बता दिए, n-4 इंटू 180 बराबर आप टोटल एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी त्रिभुज के बारे में स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज, या एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अगर हो तो। चलिए हम लोग त्रिभुज के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज है क्या आखिर और क्या होता है त्रिभुज में। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी त्रिभुज की बात करें अगर हम लोग, ट्रायंगल, तो सबको पता होता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और सी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ये आप सबको पता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज समझाने से पहले आपको बता दें, बहिष्य कोण के बारे में बता दें। जो बहिष्य कोण जो होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर ये समझाना जरूरी है क्योंकि आगे चल के इसका यूज आने वाला है। ये अल्फा, ये आपका बीटा, तो याद रखिएगा ये वाला जो कोण बनेगा इन दोनों के योग से बनेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा से बनेगा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा से बनेगा। अगर यहाँ पे गामा होता तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कोण बनेगा वो अल्फा प्लस गामा से बनेगा, ठीक। और याद रखिएगा जब यहाँ पे कोई कोण बनेगा यहाँ पे, तो ये इससे बनेगा, यानी अल्फा प्लस गामा से बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ऐसे करके और फिर यहाँ पे भी ये सेम कोण उतर जाएगा, यानी अल्फा प्लस गामा और ये अल्फा प्लस बीटा। तो आपको याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि ये जो होगा यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो त्रिभुज है, यहाँ से आपने देखा, देखिए आपने दो अंतःकोणों का मान बाह्य कोण के बराबर होता है, इसे बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा के जो सामने वाला होगा ये अल्फा प्लस बीटा होगा, और इन दोनों के जो सामने में यहाँ पे कोण बनेगा, तो मान लीजिए अगर ये गामा बनता है तो ये भी अल्फा प्लस गामा आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अल्फा प्लस बीटा कोण एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि इसको आप याद रखिएगा, सबसे पहले थ्योरी आप लोग लीजिए, नोट करके थ्योरी क्या लिखना है कि त्रिभुज के दो कोणों का मान हमेशा तीसरे कोण के से बड़ा होता है। त्रिभुज के दो कोण नहीं, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगर हम आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, ये आपका ए, ये बी और ये सी, ठीक।
ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के 3 भुजाएं हो गए, एक भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी। तो अभी आपको हमने बोला त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा की से ज्यादा होता है, हमेशा दूसरे भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर हम इन दोनों का योग लेते हैं, पहला देख ले, अगर इन दोनों का योग लेते हैं, एंगल ए, भुजा ए प्लस भुजा बी ज्यादा होगा भुजा सी से, यानी इन 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, मान लीजिए अगर हम ये 2 लें तो इससे ज्यादा होगा। अगर हम ये ले एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी, किससे ज्यादा होगा, बी से। अगर हम ऐसे तीसरा ले लें, अगर हम तीसरा ले कि ऐसे एंगल सी प्लस बी कितना होगा, या एंगल बी प्लस सी, सॉरी भुजा बी प्लस भुजा सी किससे ज्यादा होगा, तो भुजा ए से ज्यादा होगा, यानी भुजा बी प्लस भुजा सी किससे ज्यादा होगा, भुजा ए से ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से ज्यादा होता है। ठीक है, इसको आपको क्लियर कट आपको याद रखना है। अब उसके बाद एक और चीज आपको बता दें कि यहीं पे कंपैरिजन करना ठीक रहेगा। अगर इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहा, ये पहला पॉइंट था। अब लोग सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। ये पहला आपका पॉइंट था ए और ये पॉइंट बी था। ठीक, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग दूसरा, ये तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरा ये पढ़ रहे हैं कि एंगल भुजा ए, भुजा बी और भुजा सी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो याद रखिए त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर हमेशा किससे छोटा होता है, तीसरे भुजा से छोटा होता है। जबकि हमने आपको ये बताया त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो अब हम ये बता रहे हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर यानी a माइनस बी हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होता है। हमेशा किससे छोटा होता है, तीसरे भुजा से छोटा होता है। ठीक है, और वही आपका बात करें यहाँ पे देखिए इस दोनों का अगर अंतर लेंगे a माइनस सी अगर लेते हैं अंतर में, तो याद रखिएगा हमेशा एंगल बी से छोटा होगा, भुजा सी से छोटा होगा। अगर हम भुजा सी और बी का अंतर लेते हैं यानी सी माइनस बी या बी माइनस सी का अंतर लेते हैं, बी माइनस सी, तो हमेशा ए से छोटा होगा, हमेशा ए से छोटा होगा। तो आपने ये 2 पॉइंट देखा। पॉइंट हमने ये देखा त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से ज्यादा होता है और त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। अब एक चीज हमको कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि अगर हम इस भुजा और इस भुजा को मान लीजिए हम यही लेके चलते हैं, आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भुजा सी ले रहे हैं। ठीक है, तो भुजा सी का अगर हम देखें तो भुजा जो ये सी है वो बीच में पड़ रहा है। किसके किसके बीच में पड़ रहा है, तो एंगल भुजा 2 भुजाओं का अंतर से ज्यादा होगा। ठीक है, और इससे कौन ज्यादा होगा, तो 2 भुजाओं का योग ज्यादा होगा। तो ये देखिए जो एंगल सॉरी जो भुजा सी है वो किसके बीच आ रहा है, यानी 2 भुजा जो सी है आप देखेंगे इसका जो भुजा का वैल्यू होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच होगा, यानी 2 भुजाओं का अंतर या 2 भुजाओं का योग के बीच का वैल्यू हमेशा तीसरा भुजा होगा। हमेशा कौन होगा, तीसरा भुजा। अब चलिए इस पे एक आधारित क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इस पे आधारित क्वेश्चन क्या है देखते हैं पहले। इस पे आधारित क्वेश्चन 6, 8, 14 चलिए इससे आधारित एक आपको क्वेश्चन कर देते हैं, बता देते हैं। देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि अगर हम एक त्रिभुज ले लें, इसकी लंबाई अगर हम 6 ले लें और इसकी लंबाई 8 ले लें और इसकी लंबाई x ले लें। ठीक है, और ऑप्शन आपको दे दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया 2 के बराबर और बड़ा है कौन, x, और 8 से छोटा है, 14 से छोटा है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी में दिया है 2 से बड़ा है और 14 के बराबर और छोटा है। ठीक, अब सी देख लीजिए 2 से बड़ा है और 14 से छोटा है। और डी ऑप्शन क्या है, नन, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है,
तो अब आपको ध्यान देके देखना है कि हमने आपको बताया था कि ये तीसरे भुजा का अगर कंपैरिजन देखा जाए, चाहे इस भुजा किसी भी भुजा का अगर कंपैरिजन देखा जाए, तो अगर मान लीजिए इस यहाँ पे x का कंपैरिजन दिखा रहा है तो x के बारे में सोचेंगे। अगर दो भुजाओं का अंतर लेते हैं तो याद रखिएगा 6 - 8 और दो भुजाओं का योग लेते हैं। आपको अभी बताए थे कि a - b से छोटा बड़ा होगा कौन, बीच वाला ये c, और इससे बड़ा कौन होगा a + b, अभी आपको बताए थे। तो उसी तरह अगर मान लीजिए ये वाला भुजा है, अगर कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों भुजाओं के अंतर से तो ज़्यादा होगा। आपको पता है दो भुजाओं के अंतर से हमेशा ज़्यादा होता है तीसरा भुजा, ये आपको पता है, यहाँ तक क्लियर। और तीसरे भुजा के मान से हमेशा दो भुजाओं का योग का मान ज़्यादा होता है, यानी 6 + 8 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बढ़ना है, यानी 2 से ज़्यादा होगा x और x से ज़्यादा होगा 14, यही हमारा फाइनल बन रहा है। अब हम चेक करेंगे किस में है। सबसे पहले देखिए 2 से बड़ा और बराबर तो नहीं हो सकता, या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि 1 से बड़ा 2 है वो सही है, अगर हम कहें 1 के बराबर 2 है तो वो गलत हो जाएगा। एक ही साथ 2 नहीं हो सकता। अगर रहे कि एंगल कहे कि 1 से बड़ा 2 हो जाएगा वो तो सही है, 1 से बड़ा 2 है ही है। अगर ये कह दें कि 1 से बड़ा भी है और बराबर भी है तो ये संभव नहीं है। एक बार में एक ही चीज़ संभव है, या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, एक साथ दोनों संभव नहीं है। हाँ हो भी जाएगा अगर हम बोले बहुत सारे केसेस में, मगर एक साथ याद रखिएगा, एक साथ में एक से एक केस में, इस केस में क्या होगा कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। जैसे अगर इस केस की बात करें, अगर हम ऐसे बोल दिए कि एक से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो ये वाला जो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ये पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि एक से हमेशा 2 बड़ा होता है, बराबर नहीं होता है। तो आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे कि देखिए यहाँ पे दो भुजाओं का अंतर से हमेशा तीसरा भुजा बड़ा होता है और तीसरा भुजा हमेशा छोटा होता है, किससे, दो भुजाओं के योग से। अब इसको चेक करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया यहीं पे, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, या तो यहाँ पे देखिए बड़ा होगा या तो बराबर होगा, तो दो चीज देख रहा है यानी गलत। और तीसरा देखिए तो तीसरा सेम हूबहू है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और नन तो आपका होगा नहीं। तो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं इसी पे आधारित। आइए अब देखते हैं हम लोग क्या कि बोल रहा है कि एंगल x निकालना है, और ये वाला फिगर आपको दिया है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये वाला जो भुजा है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। इसका नाम रख देते हैं a, b और ये c, और ये जो d है तो ये इसको काट रहा है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक है, यानी कोण समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है, ठीक है। और ये दो भुजा है हमेशा बराबर होगा, ये दो भुजा क्वेश्चन के हिसाब से बराबर किया है, और आपको एंगल x निकालना है। एंगल क्या निकालना है, x। तो देखिए इसको दो मेथड से आप बना सकते हैं, तो आप डिटेल में सॉल्व कर ले या आप इसमें कोई ट्रिक इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे पहले कि ये और ये कोण, इसके लिए बहिष्ठ कोण है, बाहर का कोण है, तो इसके लिए हमेशा वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 90, 29 + थीटा, 29 + थीटा। और ये देखिए जब दो भुजाएं आमने सामने की भुजा जब बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण अगर ये है तो इसके सामने का भी कोण क्या होगा 29 + थीटा, 29 + थीटा, ठीक है। 29 + थीटा होगा, 29 डिग्री + थीटा होगा, याद रखिएगा। ये आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे सोचिए, अगर इस थीटा के जगह पे हम 0 डिग्री मान लेते हैं, लेट अगर माना 0, 10, 20 आपको जो मन करे मान सकते हैं, तो थीटा पे हम 0 डिग्री मानते हैं, सहूलत रहेगा। तो अगर 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, और याद रखिएगा जब ये यहाँ पे 29, ठीक है, यहाँ पे 29, तो याद रखिएगा 0 + 29 यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 29 डिग्री। जब ये 29 तो ये भी 29 डिग्री, याद रखिएगा। जब ये 29 डिग्री तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये भी x बराबर हमेशा 29 डिग्री बनेगा। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है और क्या दिक्कत आ रहा है। त्रिभुज का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।